दोस्तों आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है और इस सीरीज की पहली बुक होगी जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ये उसका पहला पार्ट है। और दोस्तों इस कहानी में जिम कॉर्बेट सिर्फ कुमाऊं के उन मैन ईटर्स के बारे में नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि ये बाघ आखिर आदमखोर क्यों बन जाते हैं। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि घने जंगलों में रहने वाला बाघ इंसानों का शिकार करने के लिए पैदा नहीं होता। उसका असली भोजन हिरन, सांभर, जंगली सूअर और अन्य वन्य जीव होते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसे ऐसा रास्ता चुनने पर मजबूर कर देती हैं जिसे हम आदमखोरी कहते हैं। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि 10 में से 9 मामलों में बाघ के आदमखोर बनने की वजह कोई गंभीर चोट होती है, जबकि बाकी मामलों में बढ़ती उम्र कारण बनती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शक्तिशाली बाघ की जो जंगल का राजा माना जाता है। उसकी ताकत, उसकी तेज दौड़, मजबूत दांतों और धारदार पंजों में होती है। इन्हीं के सहारे वो अपने प्राकृतिक शिकार को पकड़ता है। लेकिन यदि उसके दांत टूट जाएं, पंजे घिस जाएं या शरीर किसी गंभीर चोट से कमजोर हो जाए तो उसके लिए तेज और सतर्क जंगली जानवरों का शिकार करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसी चोटें कई कारणों से हो सकती हैं। कभी किसी शिकारी की गोली उसे घायल कर देती है, लेकिन वो मरता नहीं। कभी साही यानी कि पोर्क्यूपाइन से संघर्ष के दौरान उसके शरीर में लंबे और नुकीले कांटे धंस जाते हैं। दर्द और कमजोरी के कारण वो अपने सामान्य शिकार को पकड़ने में असफल होने लगता है। और जाहिर है भूख किसी भी जीव को मजबूर कर सकती है। जब घायल बाघ कई दिनों तक भोजन नहीं जुटा पाता, तब संयोग से उसका सामना किसी इंसान से हो सकता है। इंसान जंगल के जानवरों की तुलना में धीमा, कम सतर्क और अपेक्षाकृत आसान शिकार होता है। यदि एक बाघ एक बार इंसान का शिकार कर ले और सफल हो जाए तो वो धीरे धीरे इस नए भोजन का आदी बन सकता है। इसी तरह एक सामान्य बाघ आदमखोर बन जाता है। दोस्तों कॉर्बेट इस बात को समझाने के लिए मुक्तेश्वर की प्रसिद्ध आदमखोर बाघिन का उदाहरण देते हैं। ये बाघिन उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक दिन उसका सामना एक साही से हुआ। संघर्ष इतना भयानक था कि बाघिन की एक आंख चली गई और उसके शरीर में लगभग 50 कांटे धंस गए। कुछ कांटे तो उसकी टांग की हड्डी से टकराकर यू आकार की शेप में मुड़ गए। उसके शरीर में घाव बन गए जिनमें संक्रमण फैलने लगा। दर्द इतना असहनीय हो गया था कि उसने अपने दांतों से कांटे निकालने की कोशिश की और इस कोशिश में वो खुद को और घायल करती रही। अब घायल शरीर के साथ वो हिरन और दूसरे तेज जानवरों का पीछा नहीं कर सकती थी। भूख बढ़ती गई और शिकार की क्षमता घटती गई। आखिरकार परिस्थितियों ने उसे इंसानों का शिकार करने की ओर धकेल दिया। यही कारण है कि जिम कॉर्बेट मानते थे कि अधिकांश आदमखोर बाघ जन्मजात हत्यारे नहीं होते, बल्कि दर्द, चोट, बुढ़ापे और भूख के शिकार होते हैं। जंगल का यह भयावह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कई बार सबसे खतरनाक दिखने वाले जीव के पीछे भी एक दुखद कहानी छिपी होती है। तो घास के बीच भूखी प्यासी और अपने घावों को चाटती हुई पड़ी हुई उस बाघिन के पास एक महिला अपने मवेशियों के लिए चारा काटने उसी जगह आ पहुंची। शुरुआत में बाघिन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब महिला घास काटते काटते ठीक उसी स्थान पर पहुंच गई जहां बाघिन लेटी हुई थी, तो बाघिन ने एक ही वार किया। उस प्रहार ने महिला की खोपड़ी चकनाचूर कर दी और उसकी मृत्यु तत्काल हो गई। अगले दिन जब लोगों ने उसका शव देखा तो वो एक हाथ में अपनी हंसिया और दूसरे हाथ में घास का वो गुच्छा पकड़े हुई थी। जब वो काटने ही वाली थी कि उस पर हमला हो गया। महिला को वहीं मृत छोड़कर बाघिन लंगड़ाते हुए 1 मील से भी अधिक की दूरी तक चली गई और एक गिरे हुए पेड़ के नीचे बने छोटे से गड्ढे नुमा स्थान में छिपकर बैठ गई। 2 दिन बाद एक व्यक्ति उसी गिरे हुए पेड़ से जलाऊ लकड़ी काटने आया और पेड़ के दूसरी ओर लेटी बाघिन ने उसे मार डाला। यह आदमी पेड़ के तने पर गिर पड़ा। उसने अपना कोट और कमीज उतार रखी थी और बाघिन के पंजों से उसकी पीठ फट गई थी। संभव है कि उसका शरीर
पेड़ के तने पर लटका हुआ था और उसकी पीठ से बहता हुआ खून नीचे टपक रहा था। तभी पहली बार बाघिन ने यह एहसास किया कि मनुष्य भी उसकी भूख मिटाने का भोजन बन सकता है। अब जो भी कारण रहा हो, वहां से जाने से पहले उसने उसकी पीठ का थोड़ा सा मांस खा लिया। इसके एक दिन बाद उसने बिना किसी उकसावे के जानबूझकर अपने तीसरे शिकार की हत्या की। इसके बाद वो पूरी तरह आदमखोर बन चुकी थी और अंततः मारे जाने से पहले 24 लोगों की जान ले चुकी थी। ताजा शिकार कर रहा कोई बाघ, घायल बाघ या छोटे चावकों वाली बाघिन कभी कभी उन लोगों को मार देती है जो उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन ऐसे बाघों को किसी भी दृष्टि से आदमखोर नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले उन्हें यही नाम दे दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी बाघ को आदमखोर घोषित करने से पहले उसे संदेह का लाभ एक बार नहीं बल्कि बार बार देना उचित समझूंगा। और जहां तक संभव हो, जिस व्यक्ति की मृत्यु का आरोप किसी बाघ या तेंदुए पर लगाया गया हो, उसका पोस्टमार्टम अवश्य कराना चाहिए। तभी उस घटना को सरकारी अभिलेखों में बाघ या तेंदुए द्वारा किया गया शिकार दर्ज किया जाना चाहिए। लोगों की उन मौतों का पोस्टमार्टम जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बाघ, तेंदुए या मैदानी क्षेत्रों में किसी भेड़िए या लकड़बग्घे ने मारा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं उदाहरण देने से बचूंगा, लेकिन मैं ऐसे कई मामलों को जानता हूं जहां लोगों की मृत्यु का दोष गलत तरीके से किसी मांसाहारी जंगली जानवर पर मढ़ दिया गया और ये खाज मानव मांस में अधिक नमक होने के कारण होती है। मानव और पशु के मांस में नमक की मात्रा की तुलना पर मैं कोई भी राय देने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि मानव मांस का आहार आदमखोरों की खाल पर हानिकारक प्रभाव डालने के बजाय ठीक उसका उल्टा प्रभाव डालता है, क्योंकि मैंने जितने भी आदमखोर देखे हैं उन सभी की खाल अत्यंत सुंदर और स्वस्थ थी। आदमखोरों के संबंध में एक और लोकप्रिय धारणा यह है कि इन जानवरों के शावक भी अपने आप आदमखोर बन जाते हैं। यह मान्यता पहली दृष्टि में उचित लग सकती है, लेकिन वास्तविक तथ्य इसका समर्थन नहीं करते। इसका कारण यह है कि मनुष्य ना तो बाघों का और ना ही तेंदुओं का प्राकृतिक शिकार होते हैं, इसलिए किसी भी आदमखोर के शावक स्वयं आदमखोर नहीं बनते। शावक वही खाता है जो उसकी माँ उसे उपलब्ध कराती है। मैंने कई ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जहां बाघ के शावकों ने अपनी माँ की मनुष्यों को मारने में सहायता की, लेकिन मुझे एक भी ऐसा उदाहरण ज्ञात नहीं है जिनमें किसी शावक ने अपनी माँ की सुरक्षा छोड़ने के बाद या उसकी मृत्यु के बाद स्वयं मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया हो। जब किसी मनुष्य की मृत्यु किसी मांसाहारी जंगली जानवर के हमले से होती है तो अक्सर ये संदेह व्यक्त किया जाता है कि उसे बाघ ने मारा है या तेंदुए ने। सामान्य नियम के रूप में और मैंने इसका कोई अपवाद नहीं देखा है। दिन के समय होने वाली अधिकांश हत्याओं के लिए बाघ जिम्मेदार होता है, जबकि रात में होने वाली हत्याओं के लिए तेंदुआ जिम्मेदार होता है। दोनों ही जानवर अर्ध निशाचर वनवासी हैं। उनकी आदतें लगभग समान हैं। वे शिकार करने के लगभग एक जैसे तरीके अपनाते हैं और दोनों ही अपने मानव शिकार को लंबी दूरी तक उठाकर ले जाने में सक्षम होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये उपेक्षा की जा सकती है कि वो एक ही समय पर शिकार करें, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसका कारण इन दोनों जानवरों के साहस में अंतर है। जब कोई बाघ आदमखोर बन जाता है तो वो मनुष्यों का भय पूरी तरह खो देता है, और क्योंकि मनुष्य रात की अपेक्षा दिन में अधिक स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते हैं, इसलिए वो दिन के उजाले में ही अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। इसलिए उसे रात के समय मानव बस्तियों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी ओर एक तेंदुआ, चाहे वो कितने ही मनुष्यों को मार चुका हो, मनुष्य के प्रति अपना भय कभी नहीं खोता, और क्योंकि वो दिन के उजाले में मनुष्यों का सामना करने से बचता है, इसलिए वो अपना शिकार तब करता है जब लोग रात में इधर उधर आ जा रहे होते हैं, या फिर रात के समय उनके घरों में घुसकर उन पर हमला करता है। इन दोनों जानवरों की इन विशेषताओं के कारण कि एक मनुष्य का भय खो देता है और दिन में शिकार करता है, जबकि दूसरा मनुष्य से डरता रहता है और अंधेरे में
शिकार करता है। आदमखोर बाघों का शिकार करना आदमखोर तेंदुओं की तुलना में कहीं अधिक आसान होता है। एक आदमखोर बाघ कितनी बार मनुष्य का शिकार करेगा, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। जिस क्षेत्र में वो बाघ रहता है वहाँ प्राकृतिक शिकार की उपलब्धता कितनी है। दूसरा, वो किस प्रकार की शारीरिक अक्षमता या चोट के कारण आदमखोर बना है। और तीसरा, वो नर है या शावकों वाली मादा। हम में से जिन लोगों को किसी विषय पर स्वयं राय बनाने का अवसर नहीं मिलता, वो प्रायः दूसरों की राय को ही स्वीकार कर लेते हैं। ये बात बाघों के संबंध में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ मेरा आशय केवल आदमखोर बाघों से नहीं बल्कि सामान्य रूप से सभी बाघों से है। जिस लेखक ने सबसे पहले बाघ जितना क्रूर और बाघ जितना रक्त पिपासु जैसे वाक्यांशों का प्रयोग अपने लेख या कहानी के खलनायक के दुष्ट चरित्र को उभारने के लिए किया, उसने न केवल उस जानवर के बारे में अपनी दुर्भाग्यपूर्ण अज्ञानता का परिचय दिया जिसे वो बदनाम कर रहा था, बल्कि ऐसे मुहावरे भी गढ़ दिए गए जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रचलित हो गए। यही मुहावरे मुख्य रूप से बाघों के बारे में उस गलत धारणा के लिए जिम्मेदार है जिसे समाज का लगभग हर व्यक्ति सच मान बैठा है, सिवाय उन थोड़े से लोगों के जिन्हें स्वयं अनुभव के आधार पर अपनी राय बनाने का अवसर मिला है। जब भी मैं किसी पुस्तक या समाचार में बाघ जितना क्रूर या बाघ जितना रक्त पिपासु जैसे शब्द पढ़ता हूँ तो मुझे एक छोटा सा लड़का याद आता है। उसके हाथ में एक पुरानी आगे से भरने वाली बंदूक यानी मजल लोडिंग गन होती थी, जिसकी दाहिनी नली लगभग 6 इंच तक फटी हुई थी और जिसकी लकड़ी तथा दोनों नलियों को पीतल के तारों से कसकर बांधा गया था ताकि वो अलग ना हो जाएं। वो उन दिनों तराई और भावर के जंगलों में अकेला घूमता था, जब आज की तुलना में वहां बाघों की संख्या लगभग 10 गुना अधिक थी। रात होने पर वो जहां भी होता वहीं सो जाता। उसके पास केवल एक छोटी सी आग होती जो उसे साथ और गर्मी देती थी और समय समय पर उसकी नींद टूट जाती थी। बाघों की दहाड़ सुनकर कभी दूर से तो कभी बिल्कुल पास से वो आग में एक और लकड़ी डाल देता, करवट बदलकर फिर निश्चिंत होकर सो जाता। उसके मन में भय का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि अपने थोड़े से अनुभव और उन लोगों की बातों से जिन्होंने उसकी ही तरह अपना जीवन जंगलों में बिताया था, वो जानता था कि जब तक बाघ को छेड़ा न जाए वो उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। दिन के समय भी यदि उसे कोई बाघ दिखाई देता तो वो उससे बचकर निकल जाता, और यदि ऐसा करना संभव न होता तो वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता जब तक कि बाघ वहां से आगे न बढ़ जाता। उसके बाद ही वो अपनी राह पकड़ता। मुझे एक घटना भी याद आती है जब वो लड़का खुले मैदान में दाना चुग रहे आधा दर्जन जंगली मुर्गों का पीछा कर रहा था। वो धीरे धीरे जंगल रेतता हुआ एक बेर की झाड़ी तक पहुंचा और उसके ऊपर से झांकने के लिए खड़ा हुआ। तभी झाड़ी हिली और दूसरी ओर से एक बाघ बाहर निकल आया। झाड़ी पार करने के बाद बाघ मुड़ा और उस लड़के की ओर ऐसे भाव से देखा मानो बिना शब्दों के ही कह रहा हो, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो वो फिर मुड़ा और बिना एक बार भी पीछे देखे धीरे धीरे चलता हुआ वहां से चला गया। फिर मुझे उन हजारों लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का ध्यान आता है जो प्रतिदिन जंगलों में काम करने जाते हैं, घास काटते हैं या सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। वे अक्सर उन स्थानों के बिल्कुल पास से गुजरते हैं जहां बाघ आराम कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो सुरक्षित अपने घर लौटते हैं तो उन्हें ये तक पता नहीं होता कि वो उस तथाकथित क्रूर और रक्त पिपासु जानवर की निगाहों में पूरे समय रहे थे। उस दिन को अब आधी शताब्दी बीत चुकी है, लेकिन जब ये बाघ बेर की झाड़ी से बाहर निकला था, इनमें से पिछले 32 वर्ष मैंने लगभग लगातार आदमखोरों का पीछा करने में बिताए हैं। और यद्यपि मैंने ऐसे अनेक दृश्य देखे हैं जो पत्थर को भी रुला दे, फिर भी मैंने आज तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं देखा जिनमें किसी बाघ ने जानबूझकर क्रूरता दिखाई हो या बिना किसी उकसावे के अपनी भूख अथवा अपने शावकों की भूख मिटाने की आवश्यकता से
अधिक मनुष्यों की हत्या की हो। प्रकृति की व्यवस्था में बाघ का कार्य प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना है, और यदि कभी अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में कठोर व्यवस्था के कारण वो किसी मनुष्य को मार देता है, या जब उसका प्राकृतिक भोजन खत्म हो जाए, यदि मनुष्य उसके प्राकृतिक शिकार का निर्दयता पूर्वक सफाया कर दे और परिणाम स्वरूप वो उन मवेशियों में से केवल लगभग 2% को ही मारता हो जिसकी हत्या का आरोप उस पर लगाया जाता है, तो केवल इन कारणों से पूरी बाघ प्रजाति को क्रूर और रक्त पिपासु कहकर बदनाम करना उचित नहीं है। शिकारी स्वभाव से रूढ़िवादी होते हैं। इसका कारण यह है कि अपनी राय बनाने में उन्हें वर्षों लग जाते हैं, और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, इसलिए छोटे छोटे विषयों पर, बल्कि कभी कभी बड़े विषयों पर भी मतभेद होना स्वाभाविक है। इसी कारण मुझे ये भ्रम नहीं है कि मेरे द्वारा व्यक्त किए गए सभी विचारों से हर व्यक्ति सहमत होगा। फिर भी एक बात ऐसी है जिस पर मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अनुभवी शिकारी, चाहे उन्होंने पेड़ पर बने मचानों से शिकार किया हो, हाथी की पीठ पर बैठकर किया हो या पैदल चलकर, मेरी बात से सहमत होंगे। वो ये कि बाघ विशाल हृदय वाला होता है, सज्जन स्वभाव का और असीम साहस से भरपूर प्राणी है, और यदि उसका पूर्णतः सफाया कर दिया जाए और जब तक जनमत उसके संरक्षण के लिए उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, ऐसा होना निश्चित है, तो भारत अपने वन्य जीव संपदा के सबसे उत्कृष्ट प्राणी को खोकर और अधिक निर्धन हो जाएगा। बाघों के विपरीत तेंदुए भी कुछ हद तक मुर्दाखोर हो सकते हैं। जब अंधाधुंध शिकार के कारण उनका प्राकृतिक भोजन समाप्त हो जाता है, तब वो मानव मांस का स्वाद चख लेते हैं और इसी कारण आदमखोर बन जाते हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी मुख्यतः हिंदू हैं, और इसीलिए वो अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार प्रायः किसी नदी या नाले के किनारे किया जाता है, ताकि राख बहते हुए अंततः गंगा में और फिर समुद्र तक पहुंच जाए। चूंकि अधिकांश गांव पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसे हुए हैं, जबकि नदियां और नाले अक्सर कई मील नीचे घाटियों में बहते हैं, इसलिए ये समझना कठिन नहीं है कि किसी छोटे से गांव के लिए एक अंतिम संस्कार में कितना अधिक श्रम लगता है। शव को ले जाने वाले लोगों के अतिरिक्त चिता के लिए आवश्यक लकड़ियां इकट्ठी करने और उन्हें ढोने के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ये अंतिम संस्कार सामान्य परिस्थितियों में बहुत व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संपन्न किए जाते हैं, लेकिन जब कोई महामारी पहाड़ी क्षेत्रों में फैल जाती है और लोग इतनी तेजी से मरने लगते हैं कि उनका समय पर अंतिम संस्कार करना भी संभव नहीं रह जाता, तब एक बहुत ही सरल रीति अपनाई जाती है। इसमें मृतक के मुंह में जलते हुए कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा रखा जाता है। गांव में यही संक्षिप्त संस्कार पूरा किया जाता है और फिर शव को पहाड़ी के किनारे ले जाकर नीचे घाटी में फेंक दिया जाता है। एक क्षेत्र में जहां तेंदुए का प्राकृतिक भोजन पहले से ही कम होता है, वो इन शवों को पाकर शीघ्र ही मानव मांस का स्वाद चख लेते हैं। बाद में जब महामारी समाप्त हो जाती है और परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, तब उसका ये भोजन स्रोत बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो स्वाभाविक रूप से जीवित मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर देता है। कुमाऊं के 2 कुख्यात आदमखोर तेंदुए ने मिलकर 525 लोगों की जान ली थी। इनमें से एक का आतंक हैजे यानी कि कॉलेरा की एक भीषण महामारी के तुरंत बाद शुरू हुआ था, जबकि दूसरा उस रहस्यमयी बीमारी के बाद आदमखोर बना जो 1918 में पूरे भारत में फैली थी और जिसे उस समय वॉर फीवर कहा जाता था।